तुम्हें ना आइडिया भी नहीं है कि तुम्हारा ये सैंपल पेपर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे ने ये सैंपल पेपर नहीं किया ना, मैं आपको बता रहा हूँ उस बच्चे के फाइनल पेपर में 10 नंबर पक्का कटेंगे ही कटेंगे। मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में पक्का आएगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ना जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है जो आपका सीबीएसई ने इस साल रिलीज किया है, मैं आपको उस सैंपल पेपर का डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इससे बढ़िया वीडियो ना आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। क्योंकि आज की वीडियो के अंदर है ना, मैं आपको लिटरली एक एक क्वेश्चन बिल्कुल ना अच्छे से समझाऊंगा जिसके अंदर है ना आपको एक भी डाउट नहीं आएगी। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले। देखो यार, ये आपका ना सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है, ये आपको करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपका जो फाइनल पेपर होगा ना वो आपका एग्जैक्टली इसी सेम पैटर्न पे आने वाला है। और दूसरा, आपका जो फाइनल पेपर होगा ना उसका जो लेवल होगा वो भी एग्जैक्टली इसी सैंपल पेपर जैसा होने वाला है। तो आपको ये सैंपल पेपर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलो यार, अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे को पता है तुम सॉल्यूशन देखने आए हो। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। देखो, मैं ना लाइक शेयर सब्सक्राइब की भीख नहीं मांगूंगा। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और यार, मैं इस टाइप की जो वीडियोस है ना वो अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तो अगर आपको इसी टाइप की वीडियो देखनी है ना तो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस दे देता हूं। देखो, आपका जो पूरा पेपर होगा ना ये आपका टोटल 80 नंबर का होगा। ठीक है, आपको पता है मैथ के जो नंबर होते हैं वो टोटल 100 में से लगते हैं। ठीक है, जो टोटल नंबर होंगे वो आपके 100 में से लगेंगे। 80 नंबर का ये वाला पेपर हो गया। और जो बचे हुए 20 नंबर है ना ये आपके इंटरनल असेसमेंट के लगेंगे। देखो, जो आपके इंटरनल असेसमेंट वाले नंबर होते हैं ना ये आपके क्लास परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हैं, आपके अटेंडेंस पे डिपेंड करते हैं, और आप क्लास टेस्ट के अंदर कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आपका क्लास के अंदर बिहेवियर कैसा, इन सारी चीजों पे डिपेंड करते हैं। लेकिन यार देखो, मैंने ना 2 स्कूलों के अंदर पढ़ाया है तो मेरे को पता है, और मैंने ना बहुत सारे बच्चों के इंटरनल असेसमेंट खुद लगाए हैं। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये अंदर का सीक्रेट है, टीचर्स का सीक्रेट है। आपके ना इंटरनल असेसमेंट की आप टेंशन छोड़ दो, क्योंकि आपके 20 में से 20 ही लगेंगे। ठीक है, लेकिन जो आपका जो 80 नंबर का ये वाला पेपर है ना ये आपकी पढ़ाई पे डिपेंड करते हैं कि भाई आपने पढ़ा कितना है। क्लियर एवरीवन? तो ये पेपर आपका टोटल 80 नंबर का होगा, जिसको करने के लिए आपको टोटल 3 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, इस पूरे पेपर के अंदर आपके टोटल 38 क्वेश्चन आएंगे। और ये जो 38 क्वेश्चन है ना ये आपके टोटल 5 सेक्शन में डिवाइडेड होंगे, A B C D E। क्लियर एवरीवन? जो आपका पहला सेक्शन होगा ना, सेक्शन ए, इसके अंदर आपके टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 18 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप के होंगे। और जो बचे हुए 2 क्वेश्चन है ना ये आपके असर्शन एंड रीजन टाइप के होंगे। ठीक है, जो सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है उसमें से 18 क्वेश्चन वो आपके एमसीक्यू हैं। क्लियर? और जो बचे हुए 2 क्वेश्चन है ये आपके असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन है। और ये जो सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, ये सारे के सारे आपके एक एक नंबर के हैं। क्लियर एवरीवन? इसके बाद आपका सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में आपके टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का होगा। और सेक्शन सी के अंदर आपके टोटल 6 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन आपका 3-3 नंबर का होगा। और जो सेक्शन डी है ना इसके अंदर आपके 4 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 5-5 नंबर का होगा। और जो आपका आखिरी सेक्शन आता है सेक्शन ई, इसके अंदर आपके टोटल 3 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन है ना आपका 4 नंबर का होगा। और ये जो आपका आखिरी सेक्शन है सेक्शन ई, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे 4-4 नंबर वाले, ये सारे आपके केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से आपके पेपर का पैटर्न होने वाला है, वो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपका पेपर आएगा। क्लियर एवरीवन? देखो, ये बताना बहुत जरूरी होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता। ठीक है, इतना समझ में आया? तो ये आपके पेपर का पैटर्न होने वाला है। हाय एवरीवन, मेरे को ना आपको एक और चीज बतानी थी तो इसलिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया हमने ना ये जो सीबीएसई वाला ऑफिशियल सैंपल पेपर है ये तो सोल्व कर लिया है, लेकिन हमें ना और भी बहुत ज्यादा सैंपल पेपर सोल्व करने हैं। पहले तो देखो यार, तुमने ये जो सोचा है ना कि हमें और सैंपल पेपर सोल्व करने हैं, ये तुमने बिल्कुल सही सोचा है। क्योंकि सैंपल पेपर सोल्व करने से ना आपकी एक तो देखो पेपर प्रेजेंटेशन इंप्रूव होती है, दूसरा तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होता है, और तुम्हें ना समझ में आता है कि यार पेपर के अंदर ना मेरे को क्वेश्चन किस तरीके से लिख के आना है। क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन आता है ये अलग चीज है, और क्वेश्चन को लिख के कैसे आना है ये अलग चीज है। तो आपको ना दोनों चीजें आनी चाहिए। और इसीलिए मैं आपको ना सजेस्ट करूंगा कि यार देखो, ये सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है ये तो मैंने आपका सोल्व करवा दिया इस वीडियो के अंदर, लेकिन आपको ना इसके अलावा भी बहुत ज्यादा सैंपल पेपर सोल्व करने हैं। और मैं आपको ना एक और टिप दे देता हूं, जब आप सैंपल पेपर को सोल्व करोगे ना, जब भी आप एक्स्ट्रा सैंपल पेपर सोल्व करोगे तो आपको ना ऐसे सोच के सोल्व करना है कि यार आप ना फाइनल पेपर सोल्व कर रहे हो। तुम्हें सिंपल क्या करना है, अपने ना घर में कोई भी ना एक ऐसा कोना ढूंढ लेना जहां पे शांति हो, 3 घंटे का फोन में टाइमर लगा लेना और उस पेपर को ये सोच के सोल्व करना कि तुम ना बिल्कुल फाइनल पेपर के अंदर बैठे हो, ये तुम्हारा फाइनल पेपर है।
क्लियर एवरीवन। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया हमें ना सैंपल पेपर तो सोल्व करने हैं, लेकिन कोई बढ़िया सी है ना आप बुक सजेस्ट कर दो। तो यार मैं आपके लिए जो सबसे बेस्ट सैंपल पेपर है वो मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं। दैट आर दीज ओसवाल्ड सैंपल पेपर। और मेरे पास है ना ये तो मैथ का सैंपल पेपर है, इसी तरीके से मेरे पास है ना साइंस का भी सैंपल पेपर है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इनसे बढ़िया सैंपल पेपर आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे। इनके अंदर है ना आपको पिछले साल का जो पेपर हुआ था ना 2024 2023 का जो पेपर हुआ था वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। इसके अंदर आपको सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं ऐसी एक भी चीज नहीं है जो आपको इन सैंपल पेपर में ना मिले। चाहे तुम्हारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे तुम्हारे सिलेक्टेड रिस्पांस वाले क्वेश्चन हो, जितने भी आपके नए टाइप के क्वेश्चन है ना सारे आपको इन सैंपल पेपर में मिल जाएंगे। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, अगर आप इन सैंपल पेपर को मेरे लिंक से परचेज करोगे ना तो आपको इन सैंपल पेपर पे 100 रुपए का कैशबैक मिलेगा। तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जल्दी से जाके इन सैंपल पेपर को परचेज करो और अपनी जो तैयारी है ना जल्दी से जल्दी शुरू करो। और लास्ट में मैं आपको बोलूंगा देखो यार ये जो टाइम चल रहा है ना ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। और ये जो टाइम है ना ये आपका सैंपल पेपर सोल्व करने का टाइम आ चुका है। और सैंपल पेपर सोल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा ऐसा ना जो सैंपल पेपर सोल्व नहीं करता, सिर्फ सिलेबस पढ़ के चले जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं आपके ना ये मान के चलो 15% तो वैसे कट जाएंगे, क्योंकि सैंपल पेपर सोल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से जाओ इन सैंपल पेपर को परचेज करो और अपनी जो तैयारी है ना जल्दी से जल्दी शुरू करो। और मैं आपको फिर से बता देता हूं इन सैंपल पेपर को परचेज करने का लिंक मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जल्दी से जाके इनको परचेज करो। और देखो यार तुम्हारी मर्जी, आप इनको जहां से चाहो वहां से परचेज कर सकते हो, लेकिन अगर आप इनको मेरे लिंक से परचेज करोगे ना तो आपको इन सैंपल पेपर पे 100 रुपए का कैशबैक मिलेगा। तो जल्दी से जाओ इन सैंपल पेपर को परचेज करो और अपनी जो तैयारी है ना जल्दी से जल्दी शुरू करो। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px passes through the point these। ओके, तो आपको पता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है। देखो मैं आपको बताता हूं, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है। तो एक बात हमेशा याद रखना, जो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ होगा ना वो हमेशा पैराबोलिक शेप में बनेगा, यानी कि यू की शेप में बनेगा। वो आपका ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना वो हमेशा यू यानी कि पैराबोला की शेप में होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भाई एक आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है px। ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ बनाओगे ना तो वो ग्राफ आपके इन 4 पॉइंट से पास करता है। तो मान के चलता हूं आपका जो ग्राफ होगा वो फॉर एग्जांपल ऐसे बनेगा। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ है। ठीक है, अब ये ग्राफ आपके 4 पॉइंट से पास करता है। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है आपका -6,0, यानी कि ये पॉइंट आपका कहां पे आएगा, ये पॉइंट आपका यहां पे आएगा, है ना, -6,0, राइट, -6,0। देखो -6 का मतलब क्या है कि ये जो आपका x एक्सिस है इस पे जहां पे -6 होगा वहां पे आएगा। और देखो y की वैल्यू 0 है, यानी कि ये जो पॉइंट होगा ये आपके x एक्सिस के ऊपर ही होगा। क्लियर एवरीवन। देखो मैं आपको बता देता हूं, ये आपकी y एक्सिस होती है, ये आपकी x एक्सिस होती है। ठीक है, तो आपका जो -6,0 होगा वो कहीं ना कहीं यहीं पे आएगा। हाँ, दूसरा पॉइंट क्या है 0,-30। यहां पे देखो x की वैल्यू 0 है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये आपके y एक्सिस पे आएगा। तो ये पॉइंट मान के चलते हैं आपका यहां पे। ठीक है, इस पॉइंट की वैल्यू क्या है 0,-30। ठीक है, ये आपके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है 4,-20। देखो 4 आपका प्लस में है, यानी कि x एक्सिस आपका प्लस में है और y एक्सिस आपका -20 है। तो ये पॉइंट आपका कहीं मान के चलो यहां पे आएगा। ठीक है, तो ये है आपका, देखो x की वैल्यू आपकी +4 है और y की वैल्यू -20 है। तो ये थर्ड पॉइंट आपका यहां पे आएगा। चौथा पॉइंट आपका कहां पे है, मैं यहां पे ऑरेंज कलर लेता हूं। तो चौथा पॉइंट देखो क्या है 6,0, यानी कि यहां पे देखो y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 6 है, यानी कि ये पॉइंट आपका x एक्सिस पे आएगा। तो मान के चलता हूं ये पॉइंट आपका यहां पे आएगा। ठीक है, 6,0। क्लियर है एवरीवन। अब ना एक चीज ध्यान से देखना जो कि बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं। यहां पे देखो क्या बोला गया है कि आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना वो आपका px है। क्या है, px है, यानी कि आप ये चेक करोगे कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है ना वो आपके x एक्सिस को कहां कहां पे टच कर रहा है। जहां जहां पे x एक्सिस को टच करेगा ना वहां वहां पे आपके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। क्लियर एवरीवन। देखो अगर यहां पे px की जगह py लिखा होता तो आप क्या चेक करते, आप ये चेक करते कि ये जो ब्लू वाली लाइन है ना ये आपके y एक्सिस को कहां कहां पे टच कर रही है। लेकिन यहां पे px लिखा हुआ है, इसका मतलब आप ये चेक करोगे कि भाई ये जो आपकी ब्लू वाली लाइन है ये आपके x एक्सिस को कहां कहां पे टच कर रही है। जहां जहां पे x एक्सिस को टच करेगी वो कोऑर्डिनेट आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्लियर एवरीवन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो यहां पे देखो ये आपकी जो ब्लू वाली लाइन है ये आपके x एक्सिस को कहां कहां पे टच कर रही है। एक पॉइंट आपका ये है -6,0,
है ना, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये ब्लू वाली लाइन एक तो इस पॉइंट पे टच कर रही है, दूसरे आपके इस पॉइंट पे टच कर रही है, यानी कि ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये आपके इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? जहां जहां पे एक्स एक्सिस पे टच होगा वो कोऑर्डिनेट आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? तो यहां पे आपके दोनों जो कोऑर्डिनेट है ना वो क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। पहला कोऑर्डिनेट क्या है, -6,0, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 6,0। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? तो ये आपका एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, तो यहां पे देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका -6,6 ये आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब ये सॉल्यूशन कैसे आएंगे मैं बताता हूं, और ये चीज है ना आपको कोई भी टीचर नहीं बताएगा, ध्यान से देखना। देखो कोऑर्डिनेट से सॉल्यूशन कैसे निकले, इस कोऑर्डिनेट में y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू -6 है, x की वैल्यू क्या है, -6 है। क्लियर एवरीवन? और यहां पे देखो नीचे वाले कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू क्या है, 6 है, और y की वैल्यू 0 आएगी। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका x के ऊपर बेस्ड है, तो आपकी जो x की वैल्यू होगी ना वो आपके सॉल्यूशन होंगे। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? अगर यहां पे पी वाई होता तो आपके आंसर क्या होते, आप ये चेक करते कि भाई ये वाई एक्सिस को कहां पे टच कर रही है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर डी। क्लियर एवरीवन, एक बार मैं फिर से रिपीट करूं या आपको समझ में आ गया? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल एक लाइन में रिपीट कर देता हूं। देखो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px है, तो आपको ये चेक करना है कि ये जो लाइन है ना, ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये आपके x एक्सिस को कहां कहां पे टच कर रही है। जहां जहां पे x एक्सिस को टच करेगी वो आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। बस इतना सा क्वेश्चन है। क्लियर एवरीवन, आपको समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट। देखो यहां पे क्या बोला गया है कि जो आपका ये दोनों इक्वेशन है ना, इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो आपके इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ? इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है आपका नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है आपकी दैट a1 by a2 विल बी इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। क्लियर एवरीवन, ये चीज समझ में आई? ये आपकी कंडीशन कब होती है, जब आपके एक भी सॉल्यूशन नहीं होते। क्लियर एवरीवन, ये चीज समझ में आई? अब देखो आपको इक्वेशन क्या क्या दे रखी है, आपको दो इक्वेशन दे रखी है। पहली इक्वेशन क्या है, 3x माइनस के वाई विल बी इक्वल टू 7, ये आपकी पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या है, 6x प्लस 10y विल बी इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशन आपको दे रखी है और ये कंडीशन आपको गिवन है। क्लियर एवरीवन, अब आपको इसके अंदर k की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, सिंपल इस कंडीशन के अंदर ये वैल्यूज पुट कर दो। देखो आपकी पहली इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, वो आपका a1 होता है, ठीक है। और जो y का कोफिशिएंट होता है ये आपका b1 होता है, और जो बच गया ना यानी कि जो राइट साइड में होता है वो आपका c1 होता है। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, a2, y का हो जाएगा b2 और ये हो जाएगा आपका c2। क्लियर एवरीवन, तो आप इस तरीके से इक्वेशन से क्या कर सकते हो, a1, a2, b1, b2 और c1, c2 की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल ये वैल्यू आपको इसके अंदर पुट करनी है। a1 कितना है, 3 है, a2 कितना है, 6 है, इज इक्वल टू b1 कितना है, -k है, और b2 कितना है, b2 आपका 10 है, ठीक है। अब देखो यहां पे नॉट इक्वल का साइन है, ठीक है। c1 कितना है, 7 और c2 कितना है, 3। क्लियर एवरीवन, अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत सारे बच्चे इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। देखो यहां पे ना नॉट इक्वल का साइन है, तो आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते, तो आप किसको कंपेयर करोगे, आप इन दोनों को कंपेयर करोगे। इन दोनों को इक्वल पुट करोगे तो सोल्व करने पर आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर एवरीवन, ये समझ में आया आपको? अब इसको हम क्या करते हैं, यहां पे देखो इन दोनों को इक्वल पुट करते हैं, तो देखो यहां पे क्या है, 3/6 इज इक्वल टू -k बाय में 10, ठीक है। तो यहां पे मैंने इन दोनों को इक्वल पुट किया क्योंकि यहां पे इक्वल टू का साइन है, ठीक है। यहां पे आपका नॉट इक्वल का साइन है, इसलिए मैंने इन दोनों को इक्वल पुट नहीं किया है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर एवरीवन, अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका 2 पे कट गया, ये आपका 5 पे कट गया, तो k की वैल्यू आ गई आपकी -5। क्लियर एवरीवन, सिंपल आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपकी k की वैल्यू आ जाएगी -5। क्लियर, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? इस क्वेश्चन में जो मेन ट्रिक थी ना वो ये थी कि भाई ये दोनों इक्वेशन है ना आपके इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट पे क्या सिचुएशन होती है, a1 by a2 आपका b1 by 2 के इक्वल तो होता है, लेकिन आपका c1 by c2 के इक्वल नहीं होता। ये बात अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू।
देखो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इन चारों स्टेटमेंट में से आपकी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यानी कि आपको ये चेक करना है इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। क्लियर है एवरीवन? तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहली में देखो क्या बोला गया है, ए नंबर ऑफ ए सीकेंट्स कैन बी ड्रोन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। पहले तो बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि सीकेंट क्या होता है। देखो ये मान लो आपका सर्कल है, ठीक है, कोई भी एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट से कट करके जाती हो उसको क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या बोला गया है, ए नंबर ऑफ सीकेंट कैन बी ड्रोन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भाई एक पॉइंट से है ना, मान लो ये आपका सिंगल पॉइंट है, अब इस सिंगल पॉइंट से आप कितनी भी सीकेंट ड्रॉ कर सकते हो। देखो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। ये मान लो आपकी पहली सीकेंट है जो इस पॉइंट से जा रही है, ठीक है, दूसरी सीकेंट ऐसी भी हो सकती है, तीसरी ऐसी भी हो सकती है, चौथी ऐसी भी हो सकती है, यानी कि एक सिंगल पॉइंट से आप कितनी भी सीकेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो यहां पे यही तो लिखा हुआ है ना, यानी कि ये आपका पहला जो ऑप्शन है इसमें जो बात लिखी हुई है ये आपकी सही है, ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि आपको ये चेक करना है कि इनमें से चारों में से कौन सी बात गलत है। तो ये पहली बात सही है, ठीक है। दूसरी बात पढ़ते हैं। दूसरी बात में क्या बोला गया है, ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल। ये बात बिल्कुल सच है। देखो आपका सर्कल ले लिया मैंने, इस सर्कल के बाउंड्री पे हमेशा टेंजेंट बनता है, ये बात हमेशा याद रखना, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर टेंजेंट बनता है, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या बोला गया, यहां पे ये बोला गया है कि सर्कल के ऊपर एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। तो यस ये बिल्कुल सच है, इस सिंगल पॉइंट से आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई दूसरा टेंजेंट हो गया, तीसरा ऐसा नहीं होता, सर्कल के एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ होता है। तो ये दूसरी बात भी सच है, ठीक है। तीसरी बात पढ़ते हैं, ए कोड इज ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। यस ये बात बिल्कुल सच है। देखो ये आपका सर्कल है, ठीक है, इसमें देखो क्या बोला गया कि कोड है ना, ये क्या होती है, ये सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। देखो सर्कल के मान लो 2 पॉइंट है आपके, एक पॉइंट आपका ये है, दूसरा पॉइंट आपका मान लो ये है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा तो ये क्या है, ये जो मेरी रेड वाली लाइन है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोड, ठीक है। तो कोड बेसिकली क्या होती है, सर्कल की बाउंड्री पे अगर आप 2 पॉइंट ड्रॉ करोगे और उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे तो वो क्या हो जाएगी, वो कोड हो जाएगी। तो यहां पे ये बोला गया है कि कोड एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। तो यस ये बात तो सच है ना। तो तीसरी लाइन भी आपकी सच हो गई। चौथी लाइन में देखो क्या बोला गया है, चौथी स्टेटमेंट के अंदर, फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड ए सर्कल ओनली 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। ये बात तो सरासर गलत है। देखो क्या बोला गया है इसके अंदर कि भाई एक सर्कल है और सर्कल के अंदर एक पॉइंट है, तो सर्कल के अंदर एक हमने यहां पे पॉइंट ड्रॉ कर लिया। अब यहां पे क्या बोला गया है, फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड ए सर्कल, यानी कि सर्कल के अंदर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। तो ये तो पहली बात तो गलत, ये इसमें ना 2 चीजें गलत है। देखो पहली चीज क्या गलत है कि भाई सर्कल के अंदर अगर आपका कोई पॉइंट है ना, सर्कल के अंदर टेंजेंट कभी भी ड्रॉ नहीं होती। जहां पे भी टेंजेंट ड्रॉ होती है वो हमेशा सर्कल के बाउंड्री के ऊपर ड्रॉ होती है। देखो टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करोगे तो बाउंड्री के ऊपर ही तो ड्रॉ करोगे, बाउंड्री के ऊपर ड्रॉ करोगे, यहां पे टच हो रहा है, ठीक है। सर्कल के अंदर कभी भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होती है, ये बात हमेशा याद रखना। पहली चीज तो इसके अंदर ये गलत है। और दूसरा, एक सिंगल पॉइंट से 2 टेंजेंट कभी भी ड्रॉ नहीं हो सकती, तो यहां पे तो 2 लिखा हुआ है, ये भी गलत है। यानी कि इस चौथी स्टेटमेंट के अंदर आपकी दोनों की दोनों चीजें गलत है, ठीक है। इन चारों स्टेटमेंट में से ये जो आपकी ऑप्शन नंबर डी है ये आपका गलत है। क्लियर एवरीवन? यहां पे ये बोला गया है कि भाई सर्कल के अंदर एक पॉइंट है और इस पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रही है। पहली चीज तो भाई सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो उससे टेंजेंट ड्रॉ हो नहीं सकती, और 2 टेंजेंट तो वैसे भी ड्रॉ नहीं हो सकती एक पॉइंट से, है ना। तो यहां पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब स्टेटमेंट गलत हो जाएगी लेकिन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में नॉट ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। क्लियर एवरीवन? समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज दिस देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपको क्या दे रखा है, आपको an टर्म दे रखी है, an टर्म क्या दे रखी है, 7n-4, और आपको निकालना क्या इस क्वेश्चन के अंदर, आपको d की वैल्यू निकालनी है कि भाई जो आपका कॉमन डिफरेंस होगा वो आपका कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो देखो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप सेकंड टर्म में से पहली टर्म को माइनस कर दोगे तो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो अब देखो ये जो nth टर्म आपको गिवन है ना, आपको क्या करना है, इस nth टर्म से a2 यानी कि सेकंड टर्म और a1 यानी कि पहली टर्म ये आपको निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, देखो अगर आपको पहली टर्म निकालनी है तो सिंपल क्या करना होगा, आपको n की जगह 1 पुट करना होगा। यहां पे देखो n है,
एन की जगह मैंने 1 पुट किया तो ए एन आपका A1 बन जाएगा। मैंने सिंपल क्या किया, एन की जगह 1 पुट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे भी एन होगा ना वहाँ पे आपको 1 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 × 1 - 4, तो आपका A1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3। क्लियर है एवरीवन। तो सिंपल A1 निकालने के लिए क्या करना है, n की जगह 1 पुट करना है। क्लियर है एवरीवन। तो A1 आपका कितना आ गया, A1 आपका 3 आ गया, ठीक है। अब सिमिलरली हम A2 निकालेंगे, तो A2 निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, n की जगह 2 पुट करूंगा, तो A2 विल बी इक्वल टू 7 × 2 - 4, ठीक है। तो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14, ये हो जाएगा 10। क्लियर है एवरीवन। तो A1 आपका 3 है, A2 आपका 10 है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल A2 में से A1 को माइनस कर देंगे, तो A2 आपका 10 है और A1 आपका 3 है, माइनस कर दो तो कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 7। और कमेंट में आप क्या लिखोगे, #थाला फॉर ए रीजन, ठीक है। आजकल कमेंट्स में वो चलता है ना इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी 7 आ जाए ना वहां पे लिख देते हैं थाला फॉर ए रीजन, है ना। और थाला फॉर ए रीजन वो भी विदाउट रीजन लिख देते हैं। चलो समझ में आया क्वेश्चन, ओके। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर आर 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ओके, तो देखो यहाँ पे ना आपके पास दो चीजें हैं, एक आपका राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, और आपके पास एक स्फीयर है। अब दोनों में क्या कॉमन है, दोनों का जो रेडियस है ना वो आपका सेम है। दोनों का जो रेडियस है वो आपका 5 मीटर है या सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है ना। तो दोनों का जो रेडियस है ना दैट इज 5 सेंटीमीटर। क्लियर है एवरीवन। तो ये दोनों के रेडियस सेम है, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी कि इन दोनों का रेडियस तो सेम ही है लेकिन साथ में इनकी जो वॉल्यूम है ना वो भी आपकी सेम दे रखी है। तो आपको ना कोन की हाइट निकालनी है। तो आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको कोन की हाइट निकालनी है। तो क्वेश्चन में जो कंडीशन आपको गिवन है वो ये है कि भाई दोनों की जो वॉल्यूम है ना वो आपकी सेम है। तो आप सिंपल क्या करोगे, दोनों की वॉल्यूम को सेम पुट कर दो। तो कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr²h, ठीक है। ये आपके कोन की वॉल्यूम होती है, इसको इक्वल पुट कर दो स्फीयर की वॉल्यूम के साथ। स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³। तो मैंने क्या किया, दोनों की वॉल्यूम का फॉर्मूला इक्वल पुट कर दिया क्योंकि दोनों की वॉल्यूम क्वेश्चन के अंदर इक्वल गिवन है। क्लियर है एवरीवन, ये समझ में आया। अब सिंपल आपको वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करें या फिर डायरेक्ट काटा पीटी शुरू कर दें। तो देखो काटा पीटी शुरू करते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ पे देखो r² है, यहाँ पे r³ है, तो r² से r³ कटेगा, ठीक है। और ये मैं क्यों काट रहा हूं, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है। अगर दोनों की रेडियस अलग अलग होती ना तो r² से r² नहीं कटता। ये बात ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे ना गलती करते हैं, मतलब दोनों की रेडियस अलग अलग होगी फिर भी r² से r² काट देंगे, ऐसा नहीं करना। समझ गए, मैंने r² से r ये क्यूब वाला काटा है, ये क्यों काटा है, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है, 5 5 है, दोनों की वॉल्यूम सेम है। क्लियर एवरीवन, ये समझ में आया। तो अब देखो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, लेफ्ट साइड में आपका बचेगा सिर्फ h, ठीक है, और राइट साइड में क्या बचेगा, 4r, ठीक है, 4r बचेगा क्योंकि r² से r³ कटेगा तो यहाँ पे r बचेगा ना, तो यहाँ पे 4r आ गया। आपको हाइट निकालनी है, ठीक है, तो h की वैल्यू निकालनी है, r की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो। r आपका कितना है 5, तो h कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। क्लियर एवरीवन, हाइट आपकी कितनी आ गई, कोन की हाइट कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर एवरीवन, क्वेश्चन के अंदर दोनों की वॉल्यूम सेम गिवन है इसलिए मैंने दोनों की वॉल्यूम को इक्वल पुट कर दिया। रेडियस मैंने इसलिए काटा क्योंकि दोनों की रेडियस भी सेम है, ठीक है, इसलिए मैंने r² से r³ काट दिया। r की वैल्यू पुट करने पर आपका h कितना आ गया 20 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर एवरीवन, समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन है और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन मतलब सबसे मजेदार लगते हैं यार मेरे को। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, इफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 5/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, तो देखो क्वेश्चन में आपको टेंजेंट थीटा की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है 5/2, ठीक है। आपको निकालना किसकी वैल्यू है, आपको वैल्यू निकालनी है 4 sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा माइनस cos थीटा। देखो आप ना इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो। क्वेश्चन में आपको ना टेंजेंट की वैल्यू गिवन है तो आप क्या कर सकते हो, इस टेंजेंट से है ना आप साइन और कोस की वैल्यू निकाल सकते हो। सिंपल क्या करो, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दो। टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो मान लो ये आपका एंगल थीटा है, तो परपेंडिकुलर ये सामने वाली साइड हो जाएगी आपकी 5 है और बेस आपका ये हो जाएगा। क्लियर एवरीवन, ये समझ में आया। हाइपोटेन्यूज आप यहां से निकाल सकते हो,
सिंपल क्या करना है आपको, पाइथागोरस थ्योरम लगानी, तो 25 + 4 तो ये हो जाएगा आपका √29। ठीक है, तो आपके हाइपोटेन्यूज कितनी होगी, √29 होगी। अब देखो यहां से आप साइन और कोस की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो आपका परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज आपका √29 हो जाएगा। क्लियर है एवरीवन, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आप कोस थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस आपका 2 है और हाइपोटेन्यूज आपकी √29 है। ठीक है, अब देखो यहां से मैंने क्या किया, सिंपल साइन और कोस की वैल्यू निकाल ली। अब ये दोनों वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर सकते हो, ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। दूसरा इजी तरीका मैं बताता हूं। दूसरा इजी तरीका क्या करना है, सिंपल है ना, इन साइन कोस को आप टेंजेंट में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे, सिंपल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को है ना कोस से डिवाइड कर दो। तो यहां पे क्या लिखना है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ओके, बाय कोस थीटा। अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस थीटा से डिवाइड करते हो तो देखो ये क्या बनेगा, 4 साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ये न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया कोस थीटा से। ठीक है, फिर बड़ा डिवाइड वाला साइन आएगा, डिवाइडेड बाय, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है आपका 4 साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब ये आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को भी किससे डिवाइड करना है, कोस थीटा से। एक बात हमेशा याद रखना, जिससे आप न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे हो उसी से आपको डिनोमिनेटर को डिवाइड करना। ऐसे मत कर देना न्यूमरेटर आपका साइन थीटा से डिवाइड हो रहा है, डिनोमिनेटर अलग चीज से डिवाइड हो रहा है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, दोनों को सेम चीज से डिवाइड करते हैं। अब देखो ये कोस थीटा इन दोनों के नीचे है, 4 साइन थीटा के नीचे भी है, कोस थीटा के भी नीचे है, तो ये कोस थीटा दोनों के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों के नीचे लेके आता हूं मैं कहां करूं, चलो इसको आगे करते हैं, यहां ऊपर करता हूं। ठीक है, तो न्यूमरेटर में देखो क्या है, 4 साइन थीटा, ये नीचे वाला कोस थीटा एक बार इसके नीचे आएगा, बीच में प्लस साइन है कोस थीटा, और ये कोस थीटा एक बार इसके नीचे आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों के नीचे था ना, ये दोनों के नीचे बड़ा साइन है ना, समझ रहे हो। तो ये आपका न्यूमरेटर है, बड़ा डिवाइड वाला साइन आ गया। डिनोमिनेटर में क्या है, 4 साइन थीटा। अब देखो ये नीचे वाला कोस थीटा, ये भी दोनों डिनोमिनेटर के नीचे आएगा, 4 साइन थीटा के नीचे आएगा कोस थीटा, और यहां पे माइनस इसके नीचे भी आएगा कोस थीटा बाय कोस थीटा। क्लियर है एवरीवन, समझ में आया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, कोस थीटा से डिवाइड कर दिया। काटापीटी करेंगे, कोस से कोस, कोस से कोस। अब देखो यहां पे क्या है, साइन बाय कोस है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, साइन बाय कोस क्या होता है, टेंजेंट होता है ना, टेंजेंट होता है ना। तो अब आप क्या करोगे, 4 टेंजेंट थीटा। ठीक है, साइन बाय कोस टेंजेंट बन जाएगा। देखो सेम चीज से सेम चीज डिवाइड करते हो तो क्या बचता है, 1 बचता है, तो यहां पे +1। सिमिलरली नीचे क्या हो जाएगा, 4 टेंजेंट थीटा -1। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। तो देखो अब क्या किया, ये जो चीज गिवन थी ना, इसमें मैंने सिंपल कोस थीटा से डिवाइड कर दिया दोनों चीजों को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो ये साइन और कोस आपके टेंजेंट में कन्वर्ट हो गए। टेंजेंट की वैल्यू आपको गिवन है, सिंपल ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, तो पुट करते हैं। तो यहां पे क्या है, 4 इंटू टेंजेंट थीटा है, तो 4 इंटू टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी है, 5/2 और +1। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहां पे देखो नीचे क्या है, 4 टेंजेंट थीटा, तो यहां पे भी सेम 4 इंटू 5/2 -1 आएगा। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। तो सिंपल मेरे को जो क्वेश्चन में टेंजेंट थीटा की वैल्यू गिवन थी वो मैंने यहां पे पुट कर दी। अब काटापीटी करते हैं, तो 2 से 4 कट जाएगा 2 पे, सिमिलरली ये, तो ये आ जाएगा आपका कितना आएगा, 10 11 11/9, 11/9 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका गाइस 11/9। क्लियर एवरीवन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। पहले तरीके में आप क्या कर सकते हो, ये जो आपका टेंजेंट गिवन है ना, इससे आप साइन और कोस की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, और ये जो साइन और कोस की वैल्यू इसके अंदर पुट करके सोल्व कर दो। या फिर आप दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है ना, यहां पे ये जो साइन कोस गिवन है, इन्हीं को आप टेंजेंट में कन्वर्ट कर लो और फिर ये जो टेंजेंट वाली वैल्यू है डायरेक्ट पुट कर दो। इस तरीके से भी कर सकते हो, किसी भी तरीके से करो, आंसर आपका सेम आएगा। क्लियर है एवरीवन, आपको समझ में आया क्वेश्चन। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, इन द गिवन फिगर ए टेंजेंट हैज बीन ड्रॉन एट ए पॉइंट P। ओके, तो आपको एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर क्या है, सेंटर आपका O है। ठीक है, इस सर्कल पे एक पॉइंट P है। ठीक है, और इस पॉइंट पे आपकी टेंजेंट ड्रॉ की गई है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको आगे क्या बोला गया है
कि भाई एंगल TPQ आपका 110 डिग्री है। TPQ का मतलब कौन सा एंगल? TPQ यानी कि आपका ये एंगल, ये आपका एंगल कितना है? 110 डिग्री है, ठीक है। और इसमें आपको एंगल POQ की वैल्यू निकालनी है। एंगल POQ कौन सा है? ये वाला एंगल। आपको इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? देखो, आपका इतना पार्ट 110 डिग्री है, तो आपने छोटी क्लासेस में एक लीनियर पेयर वाली चीज पढ़ी होगी ना, कि भाई कोई भी लाइन होती है ना, अगर उस पर दो एंगल है, एक एंगल आपका ये है और दूसरा एंगल आपका ये है, तो दोनों एंगल का जो सम होता है कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो सेम चीज यहां पे है। अगर आपका इतना पार्ट अगर आपका 110 डिग्री है, तो ये आपका जो बचा हुआ पार्ट है, अगर आपका इतना पार्ट अगर आपका 110 डिग्री है, तो आपका जो बचा हुआ पार्ट है वो कितना हो जाएगा? बचा हुआ पार्ट यानी कि आपका ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? तो पूरा एंगल 180 डिग्री होता है। तो अगर इतना पार्ट 110 है, तो बाकी बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा? 180 में से माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री। क्लियर? तो इतना पार्ट 110 है, इतना आपका 70 है, तो टोटल कितना हो गया? 180 हो गया। राइट? इतना समझ में आया? आपको ये रेड वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? देखो, आपको ये पता होगा, अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल पे आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ठीक है, और इस सर्कल का जो रेडियस है, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री होता है। आपको पता है ना, टेंजेंट और रेडियस के बीच में आपका कितना एंगल होता है? 90 डिग्री होता है। तो यहां पे थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं 110 को भूल जाता हूं, ठीक है। 110 वाले का जो काम था ना, वो बस इतना था कि भाई ये 70 डिग्री आपको निकालना था, ठीक है। अब देखो, अगर आपका इतना एंगल 70 डिग्री है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा? ये रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो ये एंगल है, ये आपका 90 डिग्री होगा। ऑब्वियस सी बात है। तो अगर ये आपका एंगल 90 डिग्री है और इसका इतना पार्ट 70 डिग्री है, तो आपका ये जो बचा हुआ पार्ट है, ऑरेंज से ड्रॉ करता हूं, तो आपका ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है, ये कितना हो जाएगा? अगर इतना 90 है, इतना पार्ट 70 है, तो 90 में से 70 को माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 20 डिग्री। क्लियर है एवरीवन? समझ में आया? तो ये जो आपका ऑरेंज वाला पार्ट है ना, ये आपका कितना हो जाएगा? 20 डिग्री हो जाएगा। राइट? क्लियर है एवरीवन? तो ये कैसे निकाला? क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री होता है। तो अगर इतना पार्ट 70 है, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है आपका 20 हो जाएगा। अब थोड़ा दिमाग से देखना, क्योंकि यहां पे ना बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। देखो, अब आपका एक ट्रायंगल है POQ, मैं इस ट्रायंगल को ड्रॉ करता हूं, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल है POQ। क्लियर है एवरीवन? हाँ, अब मैं नामकरण कर देता हूं। ये आपका O है, ये आपका P है और ये आपका Q है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का ये वाला जो एंगल है, ये आपका कितना है? ये आपका 20 डिग्री है ना। मैंने निकाला ना, ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल है, मैंने सेम ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये वाला एंगल आपका कितना है? 20 डिग्री है। और इसका ये जो बाहर वाला एंगल है, ये आपका 70 डिग्री है। थोड़ा ना रिलेट करो फिगर से, समझ में आ रहा है? देखो, मैंने कलर भी सेम यूज किए। क्लियर एवरीवन? इतना समझ में आया? तो देखो, अभी 70 डिग्री का कोई काम नहीं है। अब जो काम है ना, वो इस ट्रायंगल का है बस, ठीक है। आपको निकालना क्या है? आपको इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल निकालना है। तो देखो, यहां पे है ना, आप क्या यूज करोगे? यहां पे यूज करोगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। अब तीनों एंगल में से एक एंगल मेरे को पता चल गया, दूसरा एंगल मेरे को निकालना है। अगर मेरे को तीसरा एंगल पता चल जाए, तो मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये एंगल POQ, यानी कि ये जो रेड वाला एंगल है, इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। बिल्कुल निकाल सकता हूं। अब देखो, एक बात मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझना। देखो, आपको पता है ये OP क्या है? यानी कि ये OP क्या है? ये आपके इस सर्कल का रेडियस है ना। ये OQ क्या है? ये भी आपके इस सर्कल का रेडियस है। ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है ना। तो आपको पता है रेडियस हमेशा सेम होते हैं, यानी कि जितना OP है उतना ही आपका OQ है ना। जितना आपका OP है उतना ही आपका OQ है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? रेडियस है ना। तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ये ट्रायंगल आपका आइसोस्केलेस हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आपको पता है किसी भी ट्रायंगल की दो साइड सेम होती है तो क्या होता है? आइसोस्केलेस होता है। और आपको यह भी पता है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल भी सेम होते हैं और दो साइड भी सेम होती है। तो दो साइड सेम है, यानी कि ये वाला एंगल अगर 20 है तो दूसरा एंगल भी कितना होगा? 20 होगा, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, है ना। आइसोस्केलेस के अंदर दोनों साइड भी सेम होती हैं और दोनों एंगल भी सेम होते हैं।
ठीक है, तो अगर ये एंगल आपका 20 है तो ये दूसरा एंगल भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर है एवरीवन। अब आपको इस ट्रायंगल के दो एंगल पता चल गए, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के तीसरा एंगल निकाल सकते हो, बड़े प्यार से निकल जाएगा। तो तीनों एंगल का सम 180 होता है, दो एंगल का सम 40 है, तो 180 में से 40 को माइनस करोगे कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 140 डिग्री। क्लियर है एवरीवन। तो इस तरीके से आपका एंगल POQ निकल जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है एवरीवन, समझ में आया क्वेश्चन। देखो मैंने बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर आपको बताया, पहले क्या लगेगा, देखो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था कि भाई ये वाला जो एंगल है ना, ये पूरा एंगल आपका 110 डिग्री है, ठीक है। इस 110 को यूज करके मैंने फिर लीनियर पेयर लगाया और ये मेरा 70 डिग्री निकल गया। फिर मैंने दूसरा कंसेप्ट क्या यूज किया, दूसरा कंसेप्ट मेरा ये था कि भाई रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो अगर इतना पार्ट 70 है तो इतना पार्ट कितना हो जाएगा, 90 में से माइनस कर दो 20 हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल के अंदर मेरे को एक एंगल पता चल गया 20 डिग्री है, ठीक है। फिर मेरे को ये भी पता है कि ये दोनों साइड सेम है, क्योंकि ये दोनों साइड क्या है, रेडियस है। और आपको पता है किसी भी ट्रायंगल की दो साइड सेम होती है तो क्या होता है, आइसोस्केलेस होता है। तो ये ट्रायंगल मेरा आइसोस्केलेस हो गया। और देखो एक बात हमेशा याद रखना, आइसोस्केलेस ट्रायंगल के अंदर दो साइड तो सेम होती है, साथ में उन दोनों साइड के सामने वाले दो एंगल है ना, वो भी आपके सेम होते हैं। तो अगर इस साइड देखो, इस साइड के सामने ये वाला एंगल है जो कि 20 डिग्री है, और इस साइड के सामने ये वाला एंगल है जो 20 डिग्री है, तो दोनों इक्वल साइड के सामने वाले दोनों एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये 20 है तो वो भी 20 हो जाएगा। फिर मैं क्या लगा दूंगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूंगा। तो दो एंगल का सम 40 है, तो 180 में से 40 को माइनस कर दो, 140 आ जाएगा। तो काफी इजी क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और देखो यार, अगर आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही है ना, तो यार मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर है ना आपको सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिटेल में बताने वाला हूं। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इतनी डिटेल में लिटरली आपको कोई नहीं बताएगा। तो यार मैं देखो आपसे कुछ नहीं बोल रहा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि यार ये जो सैंपल पेपर है ना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प कर सके। और साथ में यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार इस टाइप की वीडियोस है ना मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस दिस एंड दिस इज ओके। तो देखो ऑप्शन में ना आपके पास 4 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि भाई इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये जीरोस हैं। देखो अब है ना, इसमें इस क्वेश्चन को करने के ना दो तरीके हैं, या तो आप इन चारों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सोल्व करो और जिसके जीरोस ये आ जाएंगे आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, है ना। या तो ऐसे कर सकते हो, या फिर आप इसका ना रिवर्स कर सकते हो। आपको ना दो जीरोस दे रखे हैं, पहला जीरो क्या है, पहले जीरो को मान लेते हैं अल्फा है, ठीक है। पहला जीरो है आपका -√5/2, ये आपका पहला जीरो है। और दूसरा जीरो मान लेते हैं बीटा है, ठीक है। दूसरा जीरो है आपका √5/2। आपके पास ये दो जीरोस है, आप इन दोनों जीरोस को यूज करके या तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो, या फिर उसका उल्टा भी कर सकते हो। इन चारों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सोल्व करो और चेक करो कि भाई कौन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये जीरोस आते हैं। किसी भी तरीके से कर सकते हो, आंसर आपका करेक्ट आएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं ना इन दोनों जीरो से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाता हूं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस। एक सेकेंड गाइस, फोन आ गया। हाँ, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, इनटू x, क्लियर। एंड यहां पे आएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर एवरीवन, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इस फॉर्मूले को यूज करके ना आप किसी भी जीरो से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो। तो देखो x² की जगह सिंपल x² पुट कर दो, ठीक है, माइनस सम ऑफ जीरोस, ये दोनों आपके जीरोस हैं, इन दोनों को ऐड कर दो। देखो ये आपका प्लस का है, ऊपर वाला माइनस का, इनको ऐड करोगे कट जाएंगे, जीरो आएंगे, है ना। अगर अल्फा प्लस बीटा करोगे तो ये जीरो आएगा ना, क्योंकि ये दोनों आपस में कट जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का है ना। तो सम ऑफ जीरोस कितना आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अब क्या करना है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -√5/2 इंटू √5/2। देखो यहाँ पे अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, तो ये आएगा आपका -5/2, ठीक है। ये कितना आ गया, -5/2 आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -5/2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो प्लस आपका माइनस में चेंज हो जाएगा, -5/2। क्लियर है एवरीवन, सिंपल मैंने क्या किया, इन दोनों जीरोस को ऐड करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी और इन दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करके वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब देखो 0 × x कितना होता है,
किसी भी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करो वो जीरो हो जाता है ना। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे जीरो आएगा, ठीक है। तो माइनस जीरो को तो क्या लिखूं मैं, -5/2, ठीक है, ये चीज आ गई। क्लियर एवरीवन, ये चीज जीरो है तो माइनस में किसी भी चीज में से जीरो माइनस करोगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो मैंने जीरो हटा दिया। क्लियर, इतना समझ में आया। अब देखो ये आपकी क्या बन गई, ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई, ठीक है। अब देखो क्या आपकी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसी भी ऑप्शन से मैच कर रही है, नहीं कर रही। अब यहां पे है ना जो मेन ट्रिक है ना वो यहां से स्टार्ट होता है, जो कि बहुत, देखो इतना मेरे ख्याल से 90% बच्चे कर लेंगे, लेकिन ये जो आपका आंसर आया है ना ये आपके किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा। अब यहां से आगे ना वही बच्चा सोल्व कर पाएगा जिस बच्चे को कंसेप्ट क्लियर है, जिस बच्चे ने मेरी वीडियोस देखी हैं, क्योंकि ये चीज है ना मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा इक्वल टू जीरो होती है, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या कर सकते हो, यहां पे है ना आप एलसीएम ले सकते हो, ठीक है, एलसीएम लेते हैं तो 2x² -5/2 = 0। अब देखो ये जो डिनोमिनेटर में 2 है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और उधर राइट साइड में 0 है तो 0 से अगर 2 को मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो =0 आएगा, ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये क्या है, =0 है। क्लियर एवरीवन। अब देखो क्या ये चीज भी आपके किसी ऑप्शन में है, नहीं है। अब क्या करना है, देखो यहां पे √2 है तो ये ऑप्शन तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अपने वाले के अंदर कहीं पे भी √ तो है ही नहीं, ठीक है। सिमिलरली ये भी नहीं आएगा, तो ये वाला किससे मैच कर सकता है। अब देखो यहां पे 2x² है, यहां पे 8x² है, यहां पे -5 है, यहां पे -20 है, यानी कि अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये चीज आ जाएगी, यस बिल्कुल आ जाएगी। एक बात हमेशा याद रखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में से कॉमन भी लिया जा सकता है और उसको मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। अगर मैं लेफ्ट साइड को राइट साइड को दोनों साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो मैं मल्टीप्लाई करता हूं, लेफ्ट साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को भी 4 से मल्टीप्लाई और राइट हैंड साइड को भी 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड में आपका बन जाएगा 8x² -20 और राइट साइड में क्या 0 × 4 तो 0 ही आएगा। तो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई, यस बिल्कुल आ गई। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्लियर एवरीवन। क्या ये बनाया जा सकता है, देखो यहाँ पे 15x² है, यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे -5 है, तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो ये तो आपका आ ही नहीं सकता है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ना लास्ट में ट्रिक डाला गया है कि भाई जो आपका आंसर आया ना वो किसी से मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी इक्वेशन बनेगी, ठीक है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो जैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है 8x² -20, ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और आपको मैंने क्या बोला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा =0 होती है, ठीक है। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, है ना, यहां से कॉमन ले सकते हो, 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 कॉमन आएगा तो यहां पे 2x² -5 = 0। ये 4 देखो इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, तो 0/4, तो ये हो जाएगा आपका 0। क्लियर एवरीवन। अब देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके इसमें आ गई, तो आप इससे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो मल्टीप्लाई करके, और इसमें से कॉमन लेके आप वापस इसको बना सकते हो। अब आप चाहे 2x² -5 = 0, आप चाहे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सोल्व करो, चाहे आप 8x² -20 = 0 इसको सोल्व करो, आपके जो जीरोस है ना वो सेम आएंगे, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। क्लियर एवरीवन, आपको समझ में आया क्वेश्चन। देखो लास्ट में क्या आया हमारा 2x² -5, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई थी। ऑप्शन में आपको ये चेक करना है कि यार मैं अपनी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो किसी भी ऑप्शन वाले, मतलब किसी भी ऑप्शन वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मैच कर जाए। तो यहां पे आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर एवरीवन, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और मैं आपको ना एक और चीज बताता हूं, ध्यान से समझना। देखो चाहे आप ये ऑप्शन वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लो या फिर जो आपकी आई है ना, चाहे इसको ले लो, आपके जो रूट्स आएंगे ना वो दोनों के सेम आएंगे। अगर आप इसके रूट्स निकालोगे ना 2x² -5 = 0, आप चाहे इसके रूट्स निकालो चाहे आप उसके रूट्स निकालो, 8x² -20 = 0, दोनों के रूट्स निकालोगे ना तो दोनों के रूट्स आपके सेम आएंगे। क्लियर एवरीवन, समझ में आया ये क्वेश्चन। तो काफी मतलब वैसे तो इजी क्वेश्चन है, यहां तक तो मेरे ख्याल से 99% बच्चे कर लेंगे, लेकिन आपको ना ये भी चेक करना है कि भाई जो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आई है इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो किसी ऑप्शन वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मैच कर जाए, ठीक है, थोड़ा सा आपको दिमाग खोल के रखना है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो बेसिकली असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन में पता क्या होता है वो बताता हूं मैं। देखो, एक है ना आपके पास असर्शन वाली स्टेटमेंट होगी, दूसरी आपके पास रीजन वाली स्टेटमेंट होगी। पहले आपको ना इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है और फिर ये चेक करना है कि भाई ये दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है या गलत है। ठीक है, कई बार क्या होगा कि असर्शन सही होगा, रीजन गलत होगा, और कई बार क्या होगा कि आपका रीजन सही होगा, असर्शन गलत होगा, ऐसा भी हो जाता है। तो देखो, अगर आपका असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, मतलब दोनों सही है, लेकिन आपका जो रीजन वाली स्टेटमेंट है ना वो आपके असर्शन वाली स्टेटमेंट को बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेन करती है, तो आप ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, और अगर आपके असर्शन एंड रीजन दोनों सही है लेकिन जो आपका रीजन है ना ये आपकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आप ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट करोगे। और अगर ऐसा हो जाए कि आपका असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो आप ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट करोगे। एंड अगर आपका असर्शन गलत है और रीजन सही है, तो आप ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट करोगे। क्लियर एवरीवन? देखो, एक बार में हो सकता है आपको समझ ना आए, टेंशन मत लेना, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 19 है और आपको पता है दो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आएंगे 19 एंड 20। ठीक है, तो ये आपका पहला असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। तो देखो, यहां पे आपको असर्शन की स्टेटमेंट दे रखी है, नीचे आपको रीजन की स्टेटमेंट दे रखी है। पहले असर्शन वाली स्टेटमेंट पढ़ो, क्या बोला गया है? HCF ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ट्रू। देखो, यहां पे कई वर्ड लिखे हुए हैं। कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है? लगातार आने वाले। जैसे 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है, 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है। ठीक है, तो आपको ऐसे नंबर लेने हैं जो कंसेक्यूटिव है, यानी कि बिल्कुल लगातार आ रहे हैं। ठीक है, और साथ में वो नंबर लेने हैं जो आपके इवन है। जैसे 2 के बाद अगला लगातार आने वाला अगला इवन नंबर कौन सा है? 4 है। 4 के बाद क्या है? 6 है। ठीक है, तो ये क्या है? आपके इवन नंबर है और ये कंसेक्यूटिव भी है। तो आपको 2 नंबर लेने हैं, तो मैंने 2 इवन कंसेक्यूटिव नंबर ले लिए। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने मान लो 14 और 16 ले लिया। ठीक है, आप 18 20 कुछ भी ले सकते हो, मतलब। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला गया है कि अगर आप 2 इवन कंसेक्यूटिव नंबर ले लेते हो, उनका HCF हमेशा 2 आता है। तो चेक करते हैं ये बात सच है या गलत है, चेक करेंगे। तो देखो, मैंने मान लो 2 और 4 ले लिया। ठीक है, इनका क्या करेंगे? HCF निकालेंगे। तो 2 के फैक्टर क्या होंगे? 2 का 2 ही फैक्टर होगा। 4 का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 2। तो HCF क्या होता है? कॉमन। तो यस, इसमें तो भाई आपका HCF 2 आ रहा है, इसमें तो ये चीज अप्लाई हो रही है ना। 14 और 16 में देखते हैं, 14 और 16 में चेक करते हैं। ठीक है, तो 14 के फैक्टर कर लो, तो 14 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 7। ठीक है, और 16 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, HCF क्या आ जाएगा? 2 आएगा। तो यस, यहां पे भी बात सच हो रही है। तो आप कोई भी 2 इवन कंसेक्यूटिव नंबर ले लो, उनका HCF हमेशा क्या आएगा? 2 आएगा। तो आपकी ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये जो आपका असर्शन वाली स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, असर्शन आपका सही है। अब रीजन पढ़ते हैं और रीजन को चेक करते हैं कि भाई रीजन भी सही है या गलत है। ठीक है, रीजन में देखो क्या बोला गया है? इवन नेचुरल नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 2। यस, ये बात सच है। इवन और नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर फॉर एग्जांपल 100 ले लो, ये इवन भी है और नेचुरल भी है। क्या ये 2 से डिविजिबल है? यस, डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल मैं आपका 44 ले लेता हूं, तो ये आपका इवन भी है और नेचुरल भी है, और ये 2 से डिविजिबल भी है। तो यस भाई, आपकी जो रीजन वाली स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। ठीक है, लेकिन अब आपको यह भी चेक करना है कि जो रीजन में जो बात लिखी हुई है ना, क्या वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। हमने ये तो चेक कर लिया कि भाई दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो हमें ये तो पता चल गया कि दोनों स्टेटमेंट सही है। अब आपको ये भी चेक करना है कि जो आपकी रीजन वाली स्टेटमेंट है ना, ये आपके असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? देखो, असर्शन में क्या बोला गया है? असर्शन में जो बात हो रही है ना, वो HCF की हो रही है, और नीचे वाली रीजन वाली स्टेटमेंट में आपकी डिविजिबिलिटी की बात हो रही है। तो ऊपर HCF की बात चल रही है, नीचे डिविजिबिलिटी की बात चल रही है, दोनों अलग अलग बातें हो रही है ना। तो आपका जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि देखो बात दोनों ठीक है, लेकिन जो ऊपर बात चल रही है और नीचे बात चल रही है उनमें कोई इंटरलिंक है ही नहीं, है ना। नीचे अलग बात चल रही है, ऊपर अलग बात चल रही है। तो इसका मतलब हम कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे? हम ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट करेंगे कि भाई असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन जो रीजन है ना वो आपकी नहीं सॉरी, हम ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कि भाई जो असर्शन और रीजन है ये दोनों ट्रू तो है, ठीक है, दोनों बात सही है, लेकिन जो आपका रीजन है ना ये आपके करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखो यहां पे नोट लिखा हुआ है। क्लियर एवरीवन? तो आपके 19th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू। ठीक है, दोनों ट्रू है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन।
करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, ऑफ असर्शन। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये है आपका 19th असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगले असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये थोड़ा ना ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मेरे को लगता है ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें काफी बच्चे फंस सकते हैं। ध्यान से देखो क्या बोला गया है, असर्शन वाली स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले, ठीक है। क्या बोला गया है, इफ द रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज रिड्यूस टू इट्स हाफ, ठीक है। अगर मैं रेडियस को हाफ कर दूं और एंगल को मैं डबल कर दूं तो क्या पेरीमीटर सेम रहेगा? तो चेक करते हैं। पहले मैं मान लेता हूं कि मैं नॉर्मली है ना रेडियस को आर लेता हूं और एंगल को मैं थीटा लेता हूं, ठीक है। और दूसरे केस में क्या करूंगा, क्या बोला गया है, दूसरे केस में जो रेडियस है वो आधा हो जाता है, यानी कि r/2 हो जाएगा, और जो एंगल है वो डबल हो जाएगा, यानी कि एंगल आपका 2 थीटा हो जाएगा। तो जो पहली असर्शन वाली स्टेटमेंट है, इसके हिसाब से दोनों केस में आपका पेरीमीटर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो चेक करते हैं, दोनों केस में हम चेक करेंगे पेरीमीटर कितना आता है। तो मैं पहले वाले केस में पेरीमीटर निकालता हूं। तो देखो यहां पे बात हो रही है सेक्टर के पेरीमीटर की। तो सेक्टर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो सेक्टर क्या होता है, ये आपका सेक्टर है जिसका एंगल ये थीटा है, रेडियस आपका आर है, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, देखो एक तो ये आर्क लेंथ हो जाएगी। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू 2πr, ठीक है। इंटू 2πr की जगह में नॉर्मल 2πr लिख देता हूं, ठीक है। ये आपकी ये जो आर्क है ना, इसकी लंबाई है। पेरीमीटर में पूरा पेरीमीटर की बाउंड यानी कि पूरा बाउंड्री काउंट होगा ना, तो हमने अभी सिर्फ आर्क की लेंथ लिखी है। अब आपकी रेडियस भी तो आएंगे, तो यहां पे +2r आएगा, क्योंकि दो रेडियस है ना, तो रेडियस की भी जो लेंथ है वो मैंने ऐड कर दी। क्लियर है एवरीवन? तो ये इस केस का क्या है, ये हमारा पेरीमीटर है। जब नॉर्मल रेडियस लेते हैं और नॉर्मल एंगल लेते हैं तो हमारा ये पेरीमीटर आता है। अब दूसरे केस में जब रेडियस आधा हो जाता है और एंगल डबल हो जाता है, तो इस केस में पेरीमीटर क्या आएगा वो निकालेंगे। तो देखो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, फॉर्मूला तो चेंज थोड़ी ना होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। बस आपका जो रेडियस और जो थीटा है यानी कि जो एंगल है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो देखो यहां पे सिंपल मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा। तो देखो एंगल आपका कितना है, 2 थीटा है, तो 2 θ/360 इंटू 2πr इंटू 2π, आर कितना है, आर आपका अब r/2 है, ठीक है। एंगल की जगह देखो यहां पे पहले मैंने सिंपल थीटा रखा था, अब मैंने यहां पे 2 थीटा रखा है क्योंकि एंगल आपका डबल हो गया। यहां पे देखो मैंने सिंपल r रखा था, अब मैंने r/2 रखा है क्योंकि आपका रेडियस हाफ हो गया, ठीक है, +2r, तो r आपका r/2 हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो इसको अब सोल्व करते हैं, और सोल्व करने के बाद अगर ये आपका सेम आ गया तो यस आपके असर्शन वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, है ना। क्योंकि यहां पे क्या बोला गया है कि अगर रेडियस को आप आधा कर देते हो और एंगल को आप डबल कर देते हो तो जो पेरीमीटर है ना सेक्टर का वो सेम रहता है। तो चेक करेंगे भाई, तो देखो यहां पे काटापीटी करेंगे, तो इस 2 से ये 2 कट गया और इस 2 से ये 2 कट गया, तो ये क्या बचेगा, θ/360 2πr + r, ठीक है। सोल्व करने पर ये चीज आ गई। अब हम मैच करके देखते हैं। तो देखो यहां पे देखो θ/360, वहां पे भी θ/360 है, 2πr, लेकिन यहां पे 2r है और यहां पे r है, तो डिफरेंस आ गया ना। देखो ये आगे वाली जो चीज है ना, ये तो सेम है दोनों के अंदर, ये तो दोनों के अंदर सेम है, लेकिन यहां पे 2r है, वहां पे सिंगल r है, तो इसका मतलब ये सेम नहीं है। अगर आप रेडियस और थीटा को चेंज करोगे तो पेरीमीटर भी आपका चेंज हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो आपका जो असर्शन वाली स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। क्लियर? तो देखो मैंने आपको प्रॉपर प्रूव करके दिखाया है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम रीजन वाली स्टेटमेंट पढ़ेंगे। रीजन के अंदर क्या बोला गया है, द लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडिंग एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू πr/180। ओके, देखो मैं आपको ना एक वैसे शॉर्टकट बताता हूं। अगर आपका असर्शन गलत आ जाए ना तो आपको रीजन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल क्या करो, ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर दो, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर डी क्या था कि भाई देखो या तो आपका असर्शन सही होगा या आपका असर्शन गलत होगा, है ना। अगर असर्शन सही है तो ये ए बी सी इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका असर्शन गलत आ जाए, देखो मैं आपको दिखाता हूं। हमारा अभी क्या आया है, असर्शन हमारा गलत हो गया, है ना। तो ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, देखो पहले ऑप्शन में असर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन हमारा तो असर्शन गलत था, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। दूसरे केस में भी देखो असर्शन ट्रू है, तो हमारा ये भी नहीं हो सकता। तीसरे केस में देखो असर्शन ट्रू है, ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही केस बचा ना जिसमें असर्शन गलत है, तो हमारा क्या आया था, हमारा असर्शन गलत आया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बाय डिफॉल्ट ठीक हो जाएगा। आपको ना रीजन वगैरह पढ़ने की जरूरत ही नहीं है,
क्लियर एवरीवन? समझ में आया? तो सिंपल क्या करो, अगर आपका असर्शन गलत आ जाए, रीजन पढ़ो ही मत, डायरेक्ट क्या करो, ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट कर दो। क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, असर्शन एंड रीजन वाले जो क्वेश्चन है यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। आपके पेपर में सिर्फ 2 ही असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन आएंगे, लेकिन टेंशन मत लो, इस चैनल पे मैं ना आपको बहुत सारे असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा, तो आपको ना ये सारे क्वेश्चन हलवा लगेंगे। ठीक है, अभी हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो जो ये क्वेश्चन देख के डर रहे हो, मेरे को पता है ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, लेकिन यार तुम है ना पहली बार कर रहे हो इसलिए तुम्हें डर लग रहा है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम्हारी करवा दूंगा, और जब तुम ये बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे ना, तो तुम्हें मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन तुम्हें हलवा लगेंगे, हलवा। ठीक है, सिंपल क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे आपका जो सेक्शन ए है ना, ये आपका यहाँ पे खत्म होता है।